तो पहला टॉपिक लिखिए, समुच्चय तथा संबंध। समुच्चय तथा संबंध। जो सेट रिलेशन और फंक्शन है टॉपिक, स्टूडेंट सेट रिलेशन और फंक्शन ये टॉपिक है। इसमें पिछले फर्स्ट ग्रेड में शायद 7 क्वेश्चन के आसपास आए थे और सेकंड ग्रेड में भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो आखिरकार काफी अच्छी वेटेज है इसकी, तो आपको इसको बिल्कुल, और सेट पढ़ना स्टार्टिंग में जरूरी भी है, क्योंकि हर जगह आपने कोई भी बुक अगर आप ओपन करो तो आप देखते हो सबसे पहले समुच्चय ही लिखा जाता है। जब तक आप समुच्चय नहीं करेंगे, ना ही आप रियल की तरफ बढ़ सकते हो, ना ही अलजबरा की तरफ बढ़ सकते हो। इवन मैं फंक्शन भी नहीं करा सकता हूं। तो कुछ भी जब रियल नहीं होगा तो आगे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो समुच्चय आपके लिए सबसे पहला टॉपिक करना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी बुक आप खोलोगे, अगर उसमें सेट टॉपिक इन्वॉल्व है, सेट टॉपिक है, तो वो सबसे पहले ही लिखा जाता है। आप कभी भी कोई बुक खोलना, चाहे आपने 11th-12th में किताब खोली हो, तब भी आप देखना अगर समुच्चय चैप्टर उसमें है आपके सिलेबस में, तो सबसे पहले समुच्चय ही होगा। आपने बीएससी करनी शुरू की तो उसमें विविक्त गणित यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक होती थी, और उसमें भी पहला चैप्टर खोलोगे तो समुच्चय ही होगा। तो समुच्चय अपने आप में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लिखें, सेट यानी समुच्चय। बाद में जरूर डिजिटल बोर्ड लेने के बाद हम उसकी हेल्प लेंगे। तो लिखें, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी देखिए, आवाज कम करने को बोलो। सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित का मतलब क्या है? आ रही है सर वॉइस? किसने पूछा है? सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी आपके पास दिया हुआ है, जो जैसा भी आपके पास सेट दिया हुआ है, अगर मैं इसको सेट क्लेम कर रहा हूं तो इसका हर एलिमेंट किसी नियम के अकॉर्डिंग हो। यानी उसके बीच में कुछ ऐसा ना हो, जैसे कि सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कहूं जयपुर शहर के सभी अमीर लोग। अब अगर मैं जयपुर शहर के सभी अमीर लोग कह रहा हूं तो यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी अमीर की डेफिनेशन नहीं है। हां, अगर ऐसा कह दें कि जिसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे या उससे ज्यादा होंगे, वो अमीर की कैटेगरी में आ गया। अगर ऐसा है तो यहां पर मैंने अब इसे अच्छी तरीके से परिभाषित कर दिया। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये अमीर है या नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना पड़ेगा? उसके बैंक खाते में देखेंगे 10 लाख या उससे ज्यादा रुपए हो गए तो वो अमीर की श्रेणी में आ गया, और अगर उसके अकाउंट में 1 रुपया भी 10 लाख से कम आ गया तो वो अमीर की श्रेणी में नहीं आया। यानी अगर मैं इसे डिस्टिंग्विश कर पाऊं, किसी भी अवयव को उठाकर मैं ये बता पाऊं कि ये इसमें सम्मिलित होगा कि नहीं, अगर इस प्रकार से मैं कर पाऊं, तभी मैं कहूंगा ये कैसा है? सुपरिभाषित है। जैसे मैं कहूं किसी कक्षा के 5 सबसे लंबे लड़के,
तो इनसे मिलके इनका जो कलेक्शन है, इनका जो संग्रह है, क्या ये समुच्चय बनाता है कि नहीं। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या लंबाई सुपरिभाषित होती है, क्या ये अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड है। हाँ, लंबाई को मेजर करने का एक प्रॉपर तरीका है। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं कि मुझे कहा जाए कि पानी, इसने कितना पानी पिया, कोई ये कहे कि इसने 2 गिलास पानी पिया, तो आप उससे जज नहीं कर सकते कि असल में इसने कितना पानी पिया। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम उसे मिलीलीटर या लीटर में बताएं, तब बता सकते हैं कि 2 लोगों में किसने ज्यादा पिया। मैं 1 गिलास पानी पी लूं और आप 2 गिलास पानी पियो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ज्यादा पिया है। क्या पता, कई कहते नहीं कि कितनी रोटी खाता है, मैं कहता 4। आपने कहा, आपसे पूछा जाए कितनी रोटी खाते हो, आपने कहा 4। तो ये थोड़ी ना कि दोनों की भूख बराबर है। क्या पता मैं आपके घर आऊं, मैं आपके घर 2 ही खा पाऊं। आपके घर के जो रोटी होती है, अब जब लड़के जो रोटी बनाते हैं, आपने देखा कितनी मोटी मोटी होती है, और वही घर में बनती है एकदम पतली पतली। अब वो तो डिपेंड कर रहा है, कोई बाजरे की रोटी खा रहा है, बाजरे की रोटी किसी के घर तो खूब बड़ी बन रही है, कोई छोटी सी बना के हो रहा है। तो हर चीज सुपरिभाषित का मतलब है जो प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड हो। अगर मैं कक्षा के मैं बोलूं कक्षा के 5 होशियार लड़के, तो होशियारी को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि इस बच्चे को होशियार की कैटेगरी में डाला जाएगा। हो सकता है कि आप जो बच्चे हो ये मैथ्स में होशियार हो, बट कोई इंग्लिश में नालायक हो। इंग्लिश वाला टीचर आके कहेगा कि इसके जैसा नालायक तो बच्चा ही नहीं देखा मैंने। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश में होशियार है तो उसके मैथ में होशियार होना जरूरी है। होशियारी किसी सब्जेक्ट में होशियार होने से आप उसे होशियार या नालायक कंसीडर नहीं कर सकते। सुपरिभाषित वर्ड इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं कक्षा के सबसे भारी 5 लड़के, तो भार को मेजर करने का कोई तरीका है, तो यहां पर भी मैंने उसे सुपरिभाषित कर दिया, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड कर दिया। अगर आप इस टाइप का कलेक्शन ले पाओ, इस टाइप का जो कलेक्शन होता है वो क्या बनाता है, सेट बनाता है, सेट बनाता है। अगर आपको ऐसा बोला जाए कक्षा में सबसे सुंदर 5 लड़कियां, इसका कोई भी इनका जो कलेक्शन है ये सेट नहीं बनाता, क्योंकि सुंदरता मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। अब किसी भी मां से पूछो, उसको उसका बच्चा सुंदर लगेगा, सही कहा कि नहीं। अगर वो भी वेल डिफाइंड होता कि सुंदर वही है जो 6 फुट से ऊपर है, तो अब पता लग जाता कौन कौन सुंदर है। मैं सुंदर नहीं होता, मेरे घर में जाके पूछो मेरी मम्मी से, मैं बहुत सुंदर हूं। तो वही बात है। तो ये जो वेल डिफाइंड का मतलब होता है, सुपरिभाषित का मतलब है आप किसी भी एलिमेंट को उठा के देख के बता पाओ कि ये इस कलेक्शन के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मुंशी प्रेम, जैसे किताबों में एक एग्जाम्पल लिखा होता है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवल। तो आपने एक नॉवल उठाया, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है तो उस कलेक्शन में आ गया, नहीं लिखा गया है तो उस कलेक्शन के बाहर चला गया। तो कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसके कोई हर एलिमेंट को देख के बता पाओ कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में या तो होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कोई दो राय ना हो। जैसे इंडिया में सभी नदियों के नाम या सभी नदियों के नाम, तो आपने कोई भी नदी उठाई, कोई भी नदी पिक की, अगर वो नदी इंडिया में है तो इस कलेक्शन में आ गई, नहीं उसके बारे में दो राय तो नहीं है कि यार पता नहीं है इंडिया की है कि नहीं। जो इंडिया से जाएगी वो इंडिया की नदी है। इन द सेम वे मैंने क्या बोला है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। जैसे कि और जो इसके जो अवयव होते हैं ना, उसे हम हमेशा करली ब्रेसिस में लिखते हैं, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर, इसे जो मंझला कोष्टक होता है ना, इसके मध्य में लिखते हैं। कोई भी समुच्चय होता है उसको लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहां से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय का निरूपण। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को निरूपित करने के 2 तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। एक तरीका होता है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि या जिसे कहते हैं सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, या फिर
रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, और इंग्लिश में लिस्टिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो एक तरीका तो होता है लिस्टिंग फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप, सारणी बनाकर लिखना, या कहते हैं रोस्टर विधि। सारणी बना के लिखने का मतलब क्या है, इसमें प्रत्येक अवयव के को ना कॉमा से अलग अलग कर दिया जाता है। इसमें हर अवयव को कॉमा से अलग अलग करके कर दिया जाता है। और दूसरी विधि क्या है, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। इसका दूसरा नाम नियम विधि यानी रूल मेथड भी होता है। नियम विधि, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। और वैसे वो उसमें आपको जो आपकी बुकलेट होगी वो उसमें इस टाइप की चीजें लिख दी जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सेट के जितने भी अवयव होते हैं वो किसी खास गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। इसमें जितने भी अवयव होते हैं वो कुछ खास टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। यानी क्या लिखा जाता है, कुछ ऐसा लिखते हैं, इस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे। जब मैंने ऐसा लिख दिया इसका मतलब है इस सेट के अंदर एक्स आ रहे हैं। अब मुझे इस एक्स के बारे में बताना पड़ता है और ऐसा लिखा जाता है, इस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे, इस समुच्चय के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जो कुछ खास टाइप के गुणधर्म, कुछ खास टाइप की प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहे होते हैं। बोला जा सकता है वो सभी एक्स जो नेचुरल नंबर भी हो 5 से कम हो, वो सभी एक्स जिनका स्क्वायर 36 हो, और वो साथ साथ रियल नंबर हो, वो कुछ भी प्रॉपर्टी यहां दे सकता है। इसका मतलब है वो सभी एक्स आएंगे जो कुछ खास टाइप के गुण धर्म को संतुष्ट करेंगे। और ये जो लाइन लिखी है इसको सच दैट कहते हैं, यानी इसे ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में, दो बिंदी भी लिख सकते हैं और ये लाइन भी बना सकते हैं। दो बिंदी भी लिख सकते थे और ये लाइन भी बना सकते थे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, अगर मैं लिस्टिंग फॉर्म की बात करूं तो देखिए जैसे ऐसा, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय जो होता है ना, इसे नॉर्मली अधिकतर अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। वो ए बी सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैसे भी डिनोट किया जा सकता है, यानी दर्शाया जा सकता है। जैसे मैं ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा 1 2 3 4, मैं कुछ भी करके लिख दूं 1 2 3 4। और अगर मैं इसको ही ऐसा लिखूं, a बराबर x, दो बिंदी या ऐसी लाइन, a बराबर x, मतलब मैंने बोल दिया मेरा आंसर a किसके बराबर है, x का, x के बराबर। अब x किस टाइप की प्रॉपर्टी को रखेगा आगे वो लिखना पड़ता है। a बराबर x, नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज x। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये x क्या है, अब मैं बताऊंगा। जैसे ये लिखना है, x जहां नेचुरल नंबर हो तथा 5 से कम हो। देखो ये क्या था, x जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरा आंसर a किसके बराबर है, x के बराबर। अब मुझसे पूछा जा रहा है ये x है क्या, a तो आपने बोल दिया a किसके बराबर है, a के अंदर x आएगा। अब ये तो बताओ ये x क्या है, जहां x प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं, और साथ साथ तथा 5 से कम होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर भी हो और 5 से कम भी हो तो वो कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4। इस टाइप से लिखा जा सकता है, कुछ भी कह सकता है ऐसा, सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 0। अब आगे अगर कुछ नहीं लिखता है वो ऐसा छोड़ भी सकता है और आगे लिख भी सकता है कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो x पूर्णांक हो, x रियल नंबर हो, और कुछ नहीं लिखा है तो आप यहां पर रियल नंबर मान के चलें तब तक। तो यहां पर क्या है, वो सभी x जिनका स्क्वायर -1 है,
जिनका स्क्वायर, और अगर कॉम्प्लेक्स तक भी इजाजत है, कोई ऑप्शन है तो आप कॉम्प्लेक्स तक भी जा सकते हैं, वरना वो मेंशन हमेशा करेगा, रियल तक भी रोकने की कोशिश करेगा तो मेंशन करेगा, वरना आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स ही मान लीजिए। तो वो सभी x जिनके स्क्वायर, तो आपको यहां से x निकालना है, b के अंदर वो सभी x आ रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो जाए, और अगर x स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो जाए इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 1 हो जाए, और अगर x स्क्वायर बराबर 1 हो जाए यानी x बराबर प्लस 1 और माइनस 1, यानी b के अंदर प्लस माइनस 1 है। तो आप ऐसा लिखें, जो एलिमेंट लिखे हैं किसी भी सेट के अंदर जिनको मैंने कॉमा से अलग किया है, जो कि मैंने रोस्टर विधि यानी लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है, इसमें एलिमेंट को आगे पीछे कैसे भी लिख दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुच्चय में एलिमेंट की रेपिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, मैं बार बार ए कॉमा ए लिखूं उसका कोई मीनिंग नहीं है। एक बार ए लिख दिया मतलब ये आ गया कि ए इस कलेक्शन में ए आएगा, बस बात खत्म है। अब चाहे ए 10 बार कहते रहो, उसका मतलब भी केवल ए ही है। केवल और केवल सेट में ए का मतलब है ए, कि इस सेट में ए है। अब उसके बाद ए को चाहे 10 बार रिपीट कर दो चाहे एक बार लिख दो, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे -1, 1 लिख दो चाहे 1, -1। यहां पर इसमें बताया गया है इस सेट के अंदर -1 और 1 आता है। ओपन इंटरवल ऐसे में लिखने में फर्क पड़ता है, ऐसे में लिखने में फर्क पड़ता है जब मैं ऐसा लिख देता हूं तो इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, वो आगे बताता हूं। मगर इसका मतलब है कि इस ये जो मैंने मंझले ब्रैकेट के अंदर जो ये कलेक्शन लिया है, ये कलेक्शन किस संग्रह किस चीज का है, सिर्फ -1 और 1 इसके अंदर है। ओके, तो ये हमारे पास होता है समुच्चय। तो आप ध्यान रखिए कि समुच्चय का मतलब क्या होता है कि अवयवों के ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं जो सुपरिभाषित हो यानी वेल डिफाइंड हो, यानी किसी भी एलिमेंट को पिक करके मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि मैं ये ना बता पाऊं कि ये इसमें होगा पता नहीं होगा, उसके बारे में क्लियर कट नॉलेज हो कि हाँ ये इसमें है या नहीं हो। प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। और उसे लिखने के ये 2 तरीके होते हैं। उसको लिखने के ये 2 तरीके होते हैं। अब जैसे समुच्चय के प्रकार, मैं समुच्चय के प्रकार पे आता हूं। समुच्चय के प्रकार, एक एक चीज समझ के चलते रहें, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, पहला रिक्त समुच्चय, इसका दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी है। इसका एक नाम एम्प्टी सेट भी है। इसका एक नाम एम्प्टी सेट भी है। तो नाम से ही पता लग रहा है रिक्त समुच्चय मतलब क्या हुआ, एक ऐसे सेट को हम रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट कहते हैं जिस समुच्चय में कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो लिखे जिस समुच्चय में, लिखें ध्यान से, जिस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान ना हो, जिस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट, सॉरी, सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल
ए बराबर एक्स, जहां एक्स नेचुरल नंबर हो तथा एक से कम हो। अगर ए नेचुरल नंबर भी है और एक से कम भी है तो मैंने क्या बोल दिया, ए एक्स के बराबर है। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स। अब मेरा क्वेश्चन ये एक्स क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और एक से कम भी होना चाहिए। तो एक से कम तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो ये सेट कैसा हो गया, करली ब्रैकेट बनाओ, वो एलिमेंट लिख दो जो इसमें आएंगे, और मजे की बात है कोई नहीं आएगा। और इसे हम इस सिंबल फाई से भी दर्शाते हैं। बट याद रख लेना कि अगर आपने ऐसा लिख दिया तो अब आपके पास इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाई। इस सेट के लिए जो फाई है वो एक अवयव की तरह ट्रीट हो रहा है। आप जब भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो भी लिखा जाएगा वो इस सेट का अवयव होगा। तो अगर ऐसा लिख दिया यानी इस सेट में, इस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान नहीं है। इस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान नहीं है। लिखें क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, या कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, जो भी है, कौन से रिक्त समुच्चय हैं। आपको यह पता है, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के आप सारे नंबर लेते हो ना, वो वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। ठीक है ना, मैं एक्चुअल डेफिनेशन पे नहीं आ रहा हूं। जी फरमाइए, इन निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। मुझसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है बच्चों। अब आप देखिए, मैंने ये सारे के सारे समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं। A1 के अंदर वो सभी x आएंगे कि x स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाए। ये कैसा सेट है, अगर आपको ध्यान हो, ये ऐसा सेट है। ये कैसा सेट है, ये असल में आयोटा और माइनस आयोटा आना था, क्योंकि आपका आंसर x है स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से सॉल्व करके x निकालना है। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर माइनस 1। क्या आपको ध्यान है, ये ऐसा हम सॉल्व करते थे। अब ये क्या है, A3 के अंदर वो सभी x आएंगे कि x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। और अगर ऐसा होगा तो यहां से जब x निकलेगा तो x स्क्वायर बराबर 9 और x बराबर प्लस माइनस रूट 9, यानी प्लस माइनस 3। रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो अगर आप देखें तो यहां भी प्लस माइनस 3 आ रहा है। अब यहां पर A4 के अंदर वो सभी x आएंगे कि x स्क्वायर बराबर x प्लस 2 हो। तो अब इसको सॉल्व करना है विद्यार्थियों, सॉल्व ही तो करना है। इसे सॉल्व करना हम जानते थे कि नहीं, इसे सॉल्व करना हम जानते थे कि नहीं। सॉल्व करना जानते थे कि नहीं। तो देखिए, गुना करने पर 2 आए और ऐसे 1, ऐसा करते थे बचपन में शायद, अगर आपको ध्यान हो। टू और माइनस 1 तो आप देख सकते हैं, और आपको चेक करना हो तो माइनस 1 रख के देख लें तब भी सही है, 2 रख के देख लें तब भी सही।
इसका अगर नहीं निकल रहा है आपको, ऐसा नहीं है, तो श्रीधराचार्य मेथड यानी डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, और रूट डी क्या होता था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और ये -3 का रूट तो आयोटा में आ जाएगा, जो कि ये सामने लिखा हुआ है x वास्तविक संख्या भी होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखता मैं तो अपना काम हो जाता, ये भी रिक्त नहीं आता, बट ये रिक्त इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने बिलोंग्स टू आर लिख दिया है। अगर मैं सिर्फ ये हटा दूं तो स्थिति चेंज हो जाएगी, मगर यहां पर मेरे ये दोनों ही सही हो गए हैं, और उनके सही होने का कारण ये था कि यहां पर मैंने सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बाहर नहीं जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आप रिक्त समुच्चय की परिभाषा समझ चुके हैं। हाँ बच्चों, रिक्त समुच्चय की परिभाषा समझ आ गई? अब मैं अगली परिभाषा की तरफ बढ़ता हूं, एकल समुच्चय। इसे कहते हैं एकल समुच्चय। नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स, एकल। एकल मतलब जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो, तो लिखे जिस समुच्चय में जिस समुच्चय में जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो सॉरी, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं स्टूडेंट्स। लिख लिया? हिंदी वालों ने भी, उम्मीद है हिंदी वालों ने लिख लिया हो। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूं, तो जैसे मैंने यहां लिख दिया 5। ये कौन सा रूप है? सारणीबद्ध रूप। एक ही अवयव लिखना था। और अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, B में वो सभी x आएंगे सच दैट B बराबर x। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज x? तो अभी x क्या है? जहां x नेचुरल नंबर होना चाहिए तथा 5 और 6 के बीच में। अब आप देखिए, 5 के साथ ये बराबर का चिन्ह है, 6 के साथ नहीं है। इसका मतलब 5 और 6 का बीच का हर नंबर, 5 सम्मिलित है 6 नहीं, मगर नेचुरल नंबर लिख दिया है, तो 5 और 6 के बीच में जिसमें 5 सम्मिलित है 6 नहीं, तो केवल 5 ही बचा। केवल 5 ही बचा। तो ये था समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है और लिस्टिंग फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। यह है एकल समुच्चय। तो जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव विद्यमान होता है ना स्टूडेंट, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। ओके, सो एक मिनट आगे देखें एक बार। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय नाम से लग रहा है फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। सीमित का मतलब एलिमेंट या तो एक भी ना हो, 0 एलिमेंट। 0 क्योंकि एक सीमित संख्या है। 1 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, करोड़ एलिमेंट, इन्फिनिट ना हो। फाइनाइट एलिमेंट जब तक है, परिमित अवयव जब तक है, ऐसा सेट
फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो लिखें, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, स्टूडेंट, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, अब वो चाहे रिक्त हो जाए, चाहे एकल यानी सिंगलटन हो जाए, और चाहे एक से ज्यादा एलिमेंट हो जाए, कैसा भी सेट हो जाए वो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही आएगा। कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या सीमित होगी उसे हम क्या कहते हैं? परिमित यानी फाइनाइट सेट बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे।